अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। लाहौर के जलसे में न्यूट्रल्स के खिलाफ कुछ ना कहने के बाद आज इमरान खान ने एक बार फिर से इस्टेब्लिशमेंट पर बराह रास्त तनकीद शुरू कर दी है और इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है कि अभी भी वक्त है वो अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। साथ ही इमरान खान ने दावा कर दिया है कि जब वो अपोजिशन में थे तो 2008 के बाद से इस्टेब्लिशमेंट उनके पास शरीफ खानदान और जरदारी की करप्शन के केसेस की तफसीलात लेकर आती थी। एजेंसियां उन्हें सीपेक में किकबैक्स का बताती थी, मगर जब उन्हें हुकूमत मिली तो करप्शन के खिलाफ केसेस में पेशरफ नहीं हुई तो पता चला कि किसी की शफकत का हाथ था जो कभी इन केसेस की रफ्तार बढ़ा देते थे और कभी कम कर देते थे। इमरान खान ने एक बार फिर संगीन इल्जाम लगा दिए हैं और अपने दौर में एहतसाब की नाकामी की जिम्मेदारी भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी है। अपनी हुकूमत जाने और पीडीएम हुकूमत का रास्ता ना रोकने की जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी है। इमरान खान ने आज सेमिनार से खिताब करते हुए इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया कि अभी भी वक्त है वो अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करें। अपने न्यूट्रल्स को पैगाम देना चाहता हूँ, क्या आपको फिक्र है इस कौम की? आपको पता है मुल्क किधर जा रहा है? न्यूट्रल से आखिर में ये कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफ़ा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। आपको रिव्यू करने चाहिए और सोचना चाहिए, और अगर इस वक्त सही फैसले नहीं होंगे और ये कंपाउंड फेलियर किया जाएगा कि इन्हीं लोगों के ऊपर कोशिश करेंगे कि सख्ती करके ऑपरेशन करके कहीं हम इन चोरों को एक्सेप्ट कर जाएं। मैं अपनी तरफ से तो कहना चाहता हूं, इनके नीचे मैं, अगर मुझे कोई कहना कि इनके नीचे मैंने अब अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मैं समझूंगा कि मुझे मौत उससे ज़्यादा बेहतर है बजाय इन चोरों के नीचे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूं। इसके अलावा इमरान खान ने दावा किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने ही उन्हें शरीफ खानदान और आसिफ जरदारी की करप्शन की तफसीलात दी और उनके अपोजिशन में होते हुए दी। मैं हमेशा समझता रहा कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसको ज्यादा मुल्क की फिक्र होगी और वो इस चीज को होने नहीं देंगे। वो जब देखते हैं चोरी तो वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे। क्योंकि मुझे थ्रू आउट जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कई दफ़ा मुझे ISI ने मुझे बताते थे इनकी चोरी के, ये जी फलाने इन्होंने इतनी चोरी की। ये भी जो दौर था इनका 2008 से लेके, तब भी मुझे वो मटीरियल जी उसने इतना चोरी कर लिया, वो चाइना जाके तो इतनी किकबैक्स ले ली, ये मुझे बताया करते थे कि वो जी सलमान शहबाज ये वो चाइना पहुंचा था किकबैक्स लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। ये सारी इनसे मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी। जब मैं फिर प्राइम मिनिस्टर बना तो सारे केसेस सबको पता था कि इनके केसेस कौन से हैं। बदकिस्मती से जो नैब थी वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, तो मुझे तब भी समझना है कि केसेस सारे मैच्योर हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो बाद में पता चला किसी का शफकत का हाथ था, वो कभी एक्सीलरेटर दबा देते थे फिर कभी वापस आ जाता था। हम जनाब देख रहे हैं तमाशा, गालियां हमें पड़ रही है कि जी आपने वो किसी को नैब में लेके जाते थे तो मुझे गालियां निकाल के अंदर जाते हुए भी बाहर निकलते हुए, लेकिन मेरे हाथ में नैब किधर थी? मैं तो क्या, अगर मेरे हाथ में नैब होती तो ये बड़े आराम से कम से कम 15-20 लोगों से हम अरबों रुपया निकाल लेते इनको जेलों में डाल के। मैं ये सवाल पूछता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से कि आपने इन लोगों को कैसे हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया, जबकि आप खुद ही बताते थे कि इनकी कितनी चोरी है। इसका तो ये मतलब कि चोरी आपके लिए बुरी चीज नहीं है। आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, जो मर्जी आप कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया है। इमरान खान ने दावा किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत में शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस में पेशरफ नहीं होने दी। हालांकि 2 दिन पहले ही इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात में ISI और MI के ब्रिगेडियर्स की वजह से पेशरफ हुई क्योंकि वो डट गए थे और नवाज शरीफ नाअहल हुए। जो नवाज शरीफ की जो चोरी थी यानी जो पनामा का, उसमें जो JIT बनी थी, वो सारे गवर्नमेंट के इदारे तो कॉम्प्रोमाइज थे, वो तो डरते थे नवाज शरीफ से। सिर्फ 2 जो ब्रिगेडर्स आए थे MI और ISI से, वो खड़े हो गए और जिसकी वजह से वो इंक्वायरी में उन्होंने चीजें मिल गई और नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुआ। तो उनको पता था इनकी करप्शन का, इनकी 30 साल की करप्शन सबसे ज्यादा पता था ISI और MI को, इनकी एजेंसीज को पता है। 30 साल से जो मुल्क को चोरी कर रहे हैं, बच्चे बच्चे को पता है। कैसे इस साजिश को कामयाब होने दिया कि ये हमारे ऊपर आके मुसल्लत हो जाए। दूसरी तरफ नून लीग मुआशी पॉलिसियों पर अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल से मुतमईन है। मिफ्ता इस्माइल को शाहिद खान अब्बासी की भी सपोर्ट हासिल है, कुछ दीगर अराकीन की भी सपोर्ट हासिल है, मगर नवाज शरीफ इसहाक डार की बात सुनते हैं जिसकी वजह से इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। खुद शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब पहले इमरान खान साहब के जो मामलात हैं इस पर अगर हम आपसे बात करें, उन्होंने अपने बारे में तो ज़ाहिर एतराफ़ किया कि जब वो अपोजिशन में थे तब भी उनको एजेंसियाँ बताती थी शरीफ ख़ानदान की और जरदारी साहब की करप्शन के बारे में। 2008 से लेकर 2018 तक उन्होंने ही उनको बताया। फिर
वो ये कह रहे हैं कि मगर जब वो इक़्तिदार में आए तो कभी एक्सीलरेटर पर पाँव रख देती थी इस्टेब्लिशमेंट, कभी उसको स्लो डाउन कर लेती थी, तो एहतसाब कामयाब नहीं हो सका, उनके ऊपर सारा का सारा इल्ज़ाम आया। और अब वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अभी भी नज़रसानी करे, यानी कि आप लोगों के ऊपर हाथ है, वो हाथ हटाए और उनके ऊपर वापस जाए। तो ये तो वाज़े तौर पर वो इस्टेब्लिशमेंट को भी चार्जशीट कर रहे हैं, अपने माजी को भी चार्जशीट कर रहे हैं, मगर आपको भी चार्जशीट कर रहे हैं कि आपके ऊपर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है जो उनको हटाना चाहिए। देखिए, बड़ी देर से बातें याद आती हैं इमरान खान साहब को, और झूठे आदमी का बुनियादी जो उसकी बात आपको नज़र हमेशा आएगी, उसके बयान आपस में नहीं मिलते, एक दिन का बयान दूसरे से नहीं मिलता। तो अब अपनी तमाम नाकामियाँ जो हैं 4 साल की, जो मईशत को तबाह किया, जो मुल्क में एहतसाब को इस्तेमाल करके इंतकाम के लिए आज ब्यूरोक्रेसी सारी मफलूज हो चुकी है, मुल्क में कोई फ़ैसले नहीं होते, तो इसकी सारा जो गंद है अपने किए का वो दूसरों पर डालना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ये बता दें कि क्या उनको इस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आई थी 2018 के इलेक्शन में, ये बात भी वजाहत कर दें। कल ये भी कहना है उन्होंने कि मैं तो गलती से आ गया था, इस्टेब्लिशमेंट ले आई, मुझे पता नहीं था। ये जो पूरी अपोजिशन का हर लीडर जो है जो जेल में गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर लीडर जेल में गया, कोई साल रहा, कोई 2 साल रहा, दूसरे लोग जेल में गए, क्या ये इमरान खान का किया था या इस्टेब्लिशमेंट का किया था, ये बता दें। क्योंकि और जो केस बने हैं वो इमरान खान साहब ने बनाए हैं या इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए हैं, इन सब चीज़ों की वजाहत ज़रा कर दें कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बैठे थे तो कर क्या रहे थे मुल्क के अंदर, उनके क्या इख्तियारात थे, क्या करते थे सारा दिन। क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं, ना कोई फ़ैसला हुआ, आज खरबों रुपए के हर जगह कर्ज़े मौजूद हैं मुल्क के अंदर, मुल्क के जो कर्ज़े थे वो दुगने हो चुके हैं। इनका जवाब इमरान खान साहब दें ना, क्या ये उनका किया है, ये भी इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। तो हमेशा इमरान खान साहब की आदत है कि हमेशा अपना किए का जो इल्ज़ाम है वो दूसरों पर डालते हैं। मगर भाई साहब, तो ये बता दें कि 4 साल की बात कर रहे हैं उसमें तो आज इमरान खान साहब कह रहे हैं, मगर माजी में तो आप लोग भी कहते रहे ना कि जो कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ, जिस तरीके से JIT बनी, जिस तरीके से मॉनिटरिंग जज लगा, जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का बहुत किरदार था। ज़ाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट को आज चार्जशीट कर रहे हैं, अपने आप को भी कर रहे हैं कि उनको सब बातें एस्टैब्लिशमेंट ही बताती थी और वो तर्जुमानी कर देते थे, मगर आप लोग भी तो ये बातें कहते ही रहे ना कि ये काम हुआ करता था। जी, हमने कहा जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, उनको तो बचाया है एस्टैब्लिशमेंट ने। क्या बचाना ये होता है कि हुकूमत टूट जाए, आप ना पूरी ज़िंदगी के नाअहल हो जाएं, आप जेल चले जाएं, आपकी बेटी जेल चली जाए, आप 3 दफ़ा कन्विक्ट हो जाएं, 2 दफ़ा लैब में कन्विक्ट हो जाएं, जजेस को ब्लैकमेल करके कन्विक्ट हो जाएं, आपकी अपील्स के फैसले ना हो। क्या ये सब इस मुल्क के अंदर हुआ है? ये सब मुल्क की हकीकत का हिस्सा है। और मैं तो इसीलिए कहता हूँ ज़रा हम सबको इन हकाइक को ज़रा परखना चाहिए। मगर भाई साहब वो ये तो कह रहे हैं ना कि अगर जब वो अपने इन बयानात से ये कन्फेशन कर रहे हैं कि मैं सिलेक्टेड था, अगर तो वो ये भी तो इंप्लाई कर रहे हैं कि आप भी सिलेक्टेड हैं, और वो एस्टैब्लिशमेंट को यही कह रहे हैं कि वो अब नजरसानी करें सारे के सारे मामले पर, क्योंकि इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता है। वो आपके बयानिए को भी तो दम तोड़े, उनका तो बयानिए कभी था नहीं कि वो के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो। ज़ाहिर है हालिया दिनों में उनके कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, वो आपको भी तो सिलेक्टेड ही साबित कर रहे हैं। चले, उन्होंने खुद तो कबूल कर दिया ना कि सिलेक्टेड थे, तो मैं तो अपने आप को सिलेक्टेड नहीं समझता, ना ही सिलेक्टेड की कोई गुंजाइश है। मैं तो बड़ी पूरे वसूख से कहता हूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत ली है, ये इससे ज़्यादा मुश्किल सियासी फ़ैसला किसी जमात ने पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं किया, और उसकी एक सियासी कीमत है। लेकिन आज हम सबको ये देखना है, इमरान खान साहब ये बताएं कि आज मुल्क के हालात का ज़िम्मेदार कौन है। जहाँ पर हम पहुँचे हैं, क्या हम उसकी भी बात कर सकते हैं? क्या हम उसकी भी हल तलाश कर सकते हैं? या ये हल यही है कि मुझे सॉल्यूशन ने ये कहा तो उसने ये कह दिया? ये पुरानी जो कहानियाँ हैं, ये दोहराने की अब गुंजाइश नहीं है। आज मुल्क के मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। तो वो इल्ज़ामात से और गालियों से और धमकियों से इमरान खान साहब ने हिसाब देना तो अपने 150 करोड़ का हिसाब दे दें जो इलेक्शन कमीशन उनसे मांग रहा है, जो बैरूनी मुल्क से आया, वहाँ की कंपनियों से आया, वहाँ के बैरूनी गैर मुल्की शहरियों से आया, उसका हिसाब तो दे नहीं पाते हैं। जो 16 अकाउंट खुले हुए थे वो किसके थे? नवाज शरीफ साहब ने अपने हर एक पैसे का हिसाब 9 साल मुशर्रफ के ज़माने में दिया है और 4 साल इनके ज़माने में दिया है। और ये अल्लाह का करम है कि एक पैसे की करप्शन
नवाज शरीफ पे ना मुशर्रफ साबित कर सका, ना इमरान खान साबित कर सका। वैसे मैं आज बातों से बात नहीं बनेगी। ज़ाहिर सारे मामले में तहरीक इंसाफ से भी सवालात होते हैं। हम अपने नाज़रीन को बता दें, मुसलसल उन्हें प्रोग्राम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमने मधु किया है, अगर वो ज्वाइन करना चाहे तो अभी भी प्रोग्राम में आ सकते हैं। मगर जो आपने बात की ना कि मुल्क के क्या हालात थे और ये सारा मामला, मैं इमरान खान साहब वाली टॉपिक पर आने से पहले एक कंट्रोवर्सी है जिसके आप भी मरकजी किरदार के तौर पर सामने आ रहे हैं कि वहाँ पर इसहाक डार साहब की नवाज शरीफ सुनते हैं, यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल सही कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को लगता है और आपकी भरपूर सपोर्ट है। और वो मीटिंग जिसमें नवाज शरीफ साहब उठकर चले गए, खबरें कि उसमें आपने ही कहा था डार साहब को कि जी फिर आप पाकिस्तान वापस आ जाएं, वरना लंदन से डिक्टेट ना करें, इस वक्त मामला इतने ख़राब हैं कि हम IMF के प्रोग्राम के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, या आपने ही कहा था जिसके बाद वो उठ के चले गए? नहीं, देखिए, उठ के जाने की बात, उनको ये बात कबूल नहीं थी कि हम कीमत बढ़ाई जाए। उन्होंने इससे इख्तलाफ किया, उनको ये बात पसंद नहीं थी। लेकिन हमने ये कहा कि हक़ाइक़ ये हैं कि एक ओगरा का निज़ाम है जो 30 साल से मुल्क के अंदर चल रहा है, प्राइस को इस्टेब्लिश किया जाता है, हम उसकी नफ़ी नहीं कर सकते। उसकी नफ़ी एक ही तरीके से की जाती है कि हुकूमत सब्सिडी दे, और हुकूमत ने कभी भी बजट के अंदर तेल की सब्सिडी नहीं रखी। और आज ख़ास तौर पे जबकि हम एक IMF प्रोग्राम के अंदर हैं और अभी वो रीनेगोशिएट हो रहा है, तो उसमें ये मुमकिन नहीं होगा। तो ये जो मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पर राय का इजहार होता है, डिस्कशन होती है, वहाँ पर इख्तलाफ भी होते हैं, वहाँ पर गर्मी सर्दी भी होती है, और ये मुल्क के मामले के लिए होती है, कोई ज़ाती बात तो यहाँ पर है नहीं। तो इसलिए हर एक की अपनी राय होती है। लेकिन बात है जो मुल्क है, भाई साहब, मगर जाती बात है, उसमें ये भी मसला है कि आप भी इस बात के हामी थे जिसके मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ हामी थे कि ये मुल्क, हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए आगे, हुकूमत गिराने के बाद आप कन्विंस हो गए हैं कि हमने दुरुस्त किया क्योंकि आपने हालात देख लिए हैं। मगर नवाज शरीफ साहब और क्या इसहाक डार साहब ने हालात नहीं देखे वहाँ पर, या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि वो तो नहीं कन्विंस हुए अभी तक, और मरियम नवाज साहिबा यहाँ है, वो भी नहीं कन्विंस हुई है कि हुकूमत लेने का फैसला दुरुस्त था। आप तो कन्विंस हो गए। देखिए, मैं हुकूमत बनाने के बिल्कुल मुखालिफ था, लेकिन जो मुल्क के हालात हैं वो ये साबित करते हैं कि मुल्क 7 महीने की केयर टेकर सेटअप का मुतहम्मल नहीं हो सकता था। आप दिनों और हफ्तों में डिफ़ॉल्ट कर जाते, वो श्रीलंका वाली कैफियत आपकी बन जाती। ये हकीकत है। अब हम हुकूमत में हैं और हमें मुश्किल फ़ैसले हमने किए हैं, सियासी कीमत अदा की है। ये हमने जो फ़ैसला किया उसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी, और बार बार शायद करनी पड़े, क्योंकि आज जो दुनिया के हालात हैं उसके अंदर मुश्किलात पैदा हो रही हैं हमारे मुल्क के लिए। हमने कुछ संभाला दिया है, मज़ीद संभाला भी देंगे, लेकिन मुश्किल फ़ैसले करके ही मामला आगे चलेगा। आज हमने एक ज़िम्मेदारी उठाई है, मुल्क के मामलात को दुरुस्त करने की ज़िम्मेदारी उठाई है। मैं नहीं समझता कि हम उससे आँखें फेर सकते हैं। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है, इसकी बेशक एक सियासी कीमत हो, पाकिस्तान के अवाम खुद जज कर लेंगे जब इलेक्शन आएगा कि क्या मुस्लिम लीग नून का फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं था। क्योंकि जो हालात इमरान खान ने पैदा किए थे उसके बाद तो पाकिस्तान के लिए जो कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी मगर डिफॉल्ट के अलावा। भाई साहब, इसके लिए आपको देखें, पहले तो अपने पार्टी के लीडर को कन्विंस करना पड़ेगा, उनकी बेटी को कन्विंस करना पड़ेगा, इसहाक डार साहब को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके इत्तेहादी आपके साथ खड़े थे, किसी अनपॉपुलर फैसले पर नहीं बोल रहे थे। इस वक्त जो अनसर्टेनिटी पैदा की है वो मरियम नवाज साहिबा के ट्वीट ने की है, और उन्होंने अपने वालिद से मंसूब जो बयान दिया उसने की है, और फिर इत्तेहादी भी बोले, फिर जरदारी साहब भी बोले, MQM भी बोली। तो इस वक्त तो जो सारा मामला खराब हुआ है आपके अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से हुआ है ना। आप उन्हें नहीं समझा पा रहे तो आवाम को कैसे समझाएंगे? नहीं, देखिए, कोई अंदरूनी इख्तलाफ नहीं है, एक इशू पर इख्तलाफ है कि क्या हम पेट्रोल की कीमत पास ऑन करनी चाहिए या उसको सब्सिडाइज करना चाहिए। तो मैंने जैसे कहा कि सब्सिडी की गुंजाइश नहीं है, इसलिए ये मुश्किल फ़ैसला आपको करना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अवाम इसको कबूल करेंगे। हुकूमत ने कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया, डीज़ल की कीमत में कमी वाक़या हुई है और पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये इजाफा हुआ है। ये इजाफा मुझे उम्मीद है कि अगले जो चंद बिलिंग जो पीरियड्स आएंगे, अगले 4-6 हफ्ते में ये इजाफा भी दूर हो जाएगा। तो गुजारिश ये है कि हमें मुल्क के हालात को सामने रखना है। हुकूमत में हम हैं, हमने हुकूमत चलानी है, मुश्किल फ़ैसले करने हैं और मुल्क के हालात को बेहतर बनाना है। उसमें इंशाल्लाह अवाम को भी रिलीफ इसी अमल से मिलेगी। आज प्राइस अगर ना बढ़ाई जाती तो IMF इस बात को कबूल नहीं करेगी और फिर आप वहीं पर खड़े होते जहाँ अप्रैल 10 को खड़े थे। साहब, आगे बढ़ते हुए इमरान खान साहब ने मज़ीद तनकीद की है और उन्होंने ये कहा कि जो शहबाज गिल है उनको जो गिरफ्तारी है
वो मामला ये है कि उनसे किसी भी तरीके से आप इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दिलवाना चाहते हैं। उन्होंने तो ज़ाहिर है वो जो सवालात हो रहे हैं खाने वगैरह के हवाले से उसकी भी बात कर दी, एक पूरी कॉन्स्पिरेसी बताई कि खाने में किस तरीके से जहर मिलाया जाता है। मगर क्या यही हिकमत अमली है जिसकी वजह से बार बार इस्लामाबाद पुलिस जो है उसका रिमांड चाहती है? क्योंकि अगर पुलिस की कस्टडी में उन्होंने बयान दे भी दिया तो वो जज के सामने तो स्टैंड नहीं करेगा। तो क्या वजह है कि हर हाल में कस्टडी शहबाज गिल की चाहिए? क्या इमरान खान को फंसाने के लिए ही चाहते हैं? वो ये बात दुरुस्त कह रहे हैं? देखिए, ये एक तफ्तीश का प्रोसेस है, ये जुडिशल कंट्रोल है। मैं किसी के ख़िलाफ़ पर्चा बनाने के हक़ में नहीं हूँ, मैं झूठे पर्चों के हक़ में नहीं हूँ। लेकिन एक पर्चा बना है, जिसकी भी शिकायत पर बना है वो बना है, अब उसकी तफ्तीश हो रही है और मैं तफ्तीश के अमल में किसी भी सख्ती का मैं कायल नहीं हूँ। मैं किसी भी ऐसे अमल से जो किसी की हद तक हो, मैं उसका कायल नहीं हूँ। हमारे साथ जो कुछ हुआ वो ठीक है, हमने वो बर्दाश्त कर लिया। हम किसी ऐसे काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो मैं राना सनाउल्लाह साहब से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि इस मामले को देखें कि ये शहबाज गिल साहब जो हैं, मैं इनको नहीं जानता, लेकिन जो कुछ उन्होंने अगर कोई गैर कानून तोड़ा है तो उसका उनको तफ्तीश होनी चाहिए और वो हक़ाइक़ अदालत में पेश हों और वो उसका सामना करें। देखिए, यही कानून का अमल होता है। आपको आपके साथ जो हुआ, ज़ाहिर मौत की चक्की में रखा गया, सारे मामलात हुए, मगर अब मसला ये है कि हालांकि वो भी कानून में, नैब के कानून में उस बात की भी इजाज़त थी, मगर था तो गलत ना, और कानून का गलत इस्तेमाल था। शहबाज गिल साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुछ गलत किया है तो कार्रवाई हो सकती है। ये गिरफ्तार करना, फिर गिरफ्तार करके टॉर्चर की जो इतलात सामने आ रही हैं, फिर उनकी जो हालत सामने आई है, ये है तो गलत। कानून में इजाज़त है मगर है तो गलत। तो ये आप कम से कम अपनी पार्टी से नहीं कहेंगे भाई कि मुकदमा आगे बढ़ाइए, क्यों किसी को गिरफ्तार करके रखना है? देखिए, कानून में किसी टॉर्चर की गुंजाइश नहीं है। यहाँ को जो हुआ है वो सब जानते हैं। राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हीरोइन डाली गई, जो सजाए मौत जिससे होती है। जो कुछ हमारे साथ हुआ, हमने कभी उसकी शिकायत नहीं की, हमने बर्दाश्त किया। अब अगर मैं किसी टॉर्चर का, ना टॉर्चर की गुंजाइश है किसी कानून के अंदर, ना टॉर्चर होना चाहिए किसी का भी। तफ्तीश होती है, तफ्तीश में आपको हक़ाइक़ का सामना करना पड़ता है। आप अगर इंसाफ ने कुछ किया है वो अपना जवाब दे दें, लिख कर जवाब दे दें, जैसे भी है। तो राना सनाउल्लाह साहब की ज़िम्मेदारी है, ये इस्लामाबाद की जो पुलिस है ये उनके जुरिस्डिक्शन में आती है, तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस मामले को देखें और इसको जो भी तरीक़ाकार है तफ्तीश का, उसके अमल के अंदर रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। मगर इल्ज़ामात तो ये है कि वो इस्लामाबाद पुलिस से भी कोई ले गया था उनको, और वो अपने वकला को भी नहीं मिल रहे थे जब शुरू में उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब वो अडियाला गए तो हालांकि है वो पंजाब हुकूमत की जुरिस्डिक्शन, मगर उसके बावजूद उन्हें भी चक्की में डाल दिया गया था पहले दिन के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि कर कोई और रहा है, इल्ज़ाम आप लोगों पर लग रहा है। और कल जिस तरीके से आज इमरान खान कहते हैं कि राना सनाउल्लाह की हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, वो तो इस्टेब्लिशमेंट का इदारा है, NF, उसने कर दिया। वो कह रहे हैं कि जो नैब के केसेस थे वो भी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, फाइजिसा का जो केस था वो भी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। आज जैसे वो जान छुड़ाते हैं, कल को आप भी जान ही छुड़ा रहे होंगे कि भाई हमारा काम नहीं था, ये तो कोई और कर रहा था। नहीं, अगर किसी और ने किया तो फिर बयान कर देना चाहिए कि हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब तो हर चीज़ किसी और पर डालते हैं। वो तो ये भी कहेंगे कि मैं हुकूमत में कोई काम नहीं किया, सारे को और कर रहा था, मईशत भी किसी और ने तबाह की है। तो उस वक्त तो बड़े उनके वजीर जो थे वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि हमने पकड़ लिया, राना सनाउल्लाह के हीरोइन पकड़ ली है। वो बात भूल गए हैं जिन बातों को उन्होंने खुद असम्बली के अंदर कहा कि मैंने फ़लाने को पकड़ लिया, फ़लाने को मैंने गिरफ़्तार कर दिया, फ़लाने पे मैंने मुकदमा बना दिया, वो सब बातें भूल गए। अब मैं फिर गुजारिश करूँगा, किसी गैर कानूनी काम का मैं हामी नहीं, और ना मेरी जमात है और ना उसको होना चाहिए, ना इस हुकूमत को किसी गैर कानूनी अमल का हिस्सा बनना चाहिए। वैसे मैं चाहता हूँ कि मरहूम मुशाहिदुल्लाह ने एक तकरीर की थी, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके एक हिस्सा तो सच साबित हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरा हिस्सा नहीं सच साबित हो रहा है। सुनिएगा भाई साहब। इमरान खान के जो पुराने बॉस है ना परवेज मुशर्रफ, उनके दौर में 8 जेलें काटी हैं, तशद्दुद भी हुआ है मेरे पे, मैं सॉलिटरी में भी रहा हूँ, मैं अगवा भी हुआ हूँ। आप हमें डराते हैं, तुम हमें जेलों के धमकियां देते हो, डालो जेलों में, जिस मर्जी को डालना डालो। लेकिन मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं। जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा, आपने रोना है और आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, फिर हम में से ही होगा, मैं हूँगा इंशाअल्लाह। ये परवेज रशीद होगा, ये रजा रब्बानी होगा, ये ऐसे लोग, मार खाए हुए लोग किसी को तकलीफ नहीं देते। मार खाए हुए लोग कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, उनका काम ही आंसू पोंछना है।
वो आंसू निकालते नहीं हैं। अल्लाह मुशाहिदुल्लाह खान साहब को जन्नत नसीब करे। मगर भाई साहब, पहली बात तो जाहिर उन्होंने कहा कि आपका टाइम आएगा, वो बात तो सही साबित हुई, बट आपने कहा था आंसू पूछने वाले में होंगे, वो कह रहे थे। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत नहीं है आंसू पूछने वालों में। जो आप लोगों के साथ हुआ उसकी इंतकामी कार्रवाई हो रही है और ये तासुर दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। नहीं, बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई नहीं है। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश है, राना सनाउल्लाह साहब से भी गुजारिश है कि इस मामले का नोटिस लें। ये हमारी हुकूमत है, इसके अंदर किसी तशद्दुद की गुंजाइश नहीं है, किसी टॉर्चर की गुंजाइश नहीं है। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। किसी ने कानून तोड़ा है, आप तफ्तीश भी करें, उस अमल को पूरा भी करें जो कानूनी अमल है, लेकिन किसी भी टॉर्चर या तशद्दुद की गुंजाइश कानून के अंदर नहीं है। हमें किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस मामले की तफ्तीश भी करें, इसकी क्लैरिफिकेशन भी अवाम के सामने रखें। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या मज़ीद जो गिरफ्तारियां हैं उसके भी इम्कानात हैं, क्योंकि शुरू में ये इंदिया दिया गया था। फिर आप इसके लिए भी कहेंगे अपनी हुकूमत से कि गिरफ्तारियां, ये इन चीज़ों पर फोकस होता है तो फिर गवर्नेंस से फोकस शिफ्ट हो जाता है। हमने इमरान खान साहब के टाइम में देखा कि ये ना करें, बेहतर है कि डिलीवरी के ऊपर फोकस करें। मैं किसी गिरफ्तारियों का हामी नहीं हूँ। गिरफ्तारियाँ उस वक्त होती हैं जब आप तफ्तीश का हिस्सा ना बने, फिर आपको गिरफ़्तार करना पड़ता है। तो इसलिए जो भी किसी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होती है, अगर वो तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनता, अगर वो कोई सबूत नहीं दे सकता कि जो इल्ज़ामात हैं उसके बारे में उसकी क्या राय है, या जो उसके ख़िलाफ़ एविडेंस है उसको वो रिफ्यूट नहीं कर सकता, तो फिर गिरफ्तारी की गुंजाइश बनती है। या आप प्रोसिक्यूशन करें, प्रोसिक्यूशन ना करें। इमरान खान ने इंतकाम में 4 साल गुजारे हैं, प्रोसिक्यूशन में गुजारे हैं, प्रोसिक्यूशन में नहीं। मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून को किसी ऐसे अमल का हिस्सा बनना चाहिए। अच्छा, और आपको फाइनली ये महसूस हो रहा है कि जब अगले इलेक्शन तक आप लोग चीज़ें संभाल लेंगे और आपके पास कोई डिलीवरी का बयानिया होगा? क्योंकि अभी तक तो ज़ाहिर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि सारी की सारी तबाही हो गई है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट भी देखे और अपने फैसले पर जो बंद कमरों में फैसले किए उस पर नज़रसानी करे। आप कॉन्फिडेंट हैं कि चीज़ें अब संभल रही हैं? जी, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि जहाँ पर इमरान खान ने पाकिस्तान छोड़ा था, जिस तबाही में छोड़ा था, उससे कई गुना इंशाल्लाह बेहतर पाकिस्तान जब इलेक्शन का वक्त आएगा अगस्त 17, 2023 को, उससे कई गुना बेहतर पाकिस्तान इंशाल्लाह होगा। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि वो हुकूमत को यही कहेंगे कि गिरफ्तारियाँ इन तमाम चीज़ों के वो ख़िलाफ़ हैं, टॉर्चर क़तई तौर पर नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है, और ये बहुत ज़्यादा लाजमी है कि अगर कोई बीमार है उसकी बीमारी का मजाक ना उड़ाया जाए, अगर किसी पर टॉर्चर हो रहा है तो उसका मजाक ना उड़ाया जाए। शहबाज गिल साहब मुस्तहिक हैं इस बात के कि उनको जो फेयर तरीक़े से उनसे निपटा जाए, उनके ख़िलाफ़ कोई टॉर्चर ना हो। गिरफ्तारी की ज़रूरत क्या है, ये बात नहीं समझ में आती है। और ये वैसे भी मौजूदा हुकूमत भी सीखे, क्योंकि तमाम चीज़ें घूम कर आती हैं और बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है घूम के आने में। देखिए इमरान खान साहब, शहबाज गिल साहब खुद क्या कह रहे होते थे, बीमारी का मजाक उड़ाने से लेकर, गिरफ्तारियां करने से लेकर, और गिरफ्तार करके सख्त किस्म की जो है वो जेल करने के लिए क्या क्या बयान दिए जाते थे। और आज सब पलट कर आ रहा है, तो पलट कर आने में देर नहीं लगती। खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया तो जेल में डाल दिया अब हमने उसे। आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालूं ना, मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। मुझे पता है मरियम बीबी बड़ा शोर मचाएगी, आसिफ जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे, ना टीवी होगा ना एयर कंडीशन होगा। बीमारी है ना जिसकी बेसिस पे आप लोगों ने बाहर भेजा था, जो औरतों को होती है बीमारी, और मैं तो तब भी चीखता था कि अभी आई है रिपोर्ट, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। हाँ, वो डॉक्टर ने लिखा है कि वो बीमारी जो है वो इनको है। असल में डॉक्टर साहब, मैंने तो उस दिन का कह रहा हूँ, लोग मजाक में उड़ा देते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इनका दिल टूटा हुआ है, इन्हें दिल लगी करने की ज़रूरत है, इनको शादी करने की ज़रूरत है। वो पूरी रिपोर्ट अगर पढ़ें तो वो पूरा एक शादी के लिए केस बनाया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अब इस रिपोर्ट की बेस के ऊपर शादी की जाएगी और फिर यहाँ पर बताया, हालांकि उनका हक है शादी करना, अल्लाह उनको मुबारक करे। यहाँ कहा जाएगा ये डॉक्टर के कहने के ऊपर, जैसे डॉक्टर के कहने पे ये सारे काम करते हैं ना, इसका भी पूछेंगे अगर ये जो सारी दास्तान है तो ये किसी न किसी माशी डॉक्टर के कहने पे, और वो डॉक्टर मुझे वो इनके घर का माशी डॉक्टर है, मुंशी है, उसके कहने पर ये सारी लेयर्स जो है ना वो लगाई गई उस पे। मौजूदा हुकूमत के लिए भी सबक है कि बीमारी का मजाक ना उड़ाएं, गिरफ्तारी के ऊपर कोई फ़ख्र करने की बात नहीं है। प्रोग्राम में बड़े शामिल करते हैं इस वक्त शहबाज गिल साहब की क्या सूरत हाल है, आज अदालत में उनके मामले में क्या हुआ है, आपके सामने रखेंगे के बाद।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर आजम इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पर तशद्दुद की रिपोर्ट तलब कर ली है। साथ ही अदालत ने शहबाज गिल की इस्लामाबाद पुलिस को हवालगी में ताखीर पर बरहमी का इजहार कर दिया है और वाज़ेह किया है कि शहबाज गिल का रिमांड अभी शुरू नहीं हुआ। शहबाज गिल इस वक्त इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में हैं। उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जबकि डॉक्टर्स मजीद टेस्ट कर रहे हैं। मेडिकल बोर्ड शहबाज गिल का दोबारा मुआयना करेगा और फिर उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला करेगा। अस्पताल ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल के कुछ टेस्ट किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स रात में आएंगी और फिर कल उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला किया जाएगा। उन्हें अस्पताल में मजीद रखने की सूरत में कमरे को सब जेल करार देने का इम्कान है। कल ही इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल को 48 घंटे के लिए रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया था, जिसे तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। और आज तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के आगाज़ में आईजी इस्लामाबाद ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल पूछा कि पिम्स अस्पताल में शहबाज गिल का मेडिकल हुआ, इसमें क्या आया है। इस पर आईजी इस्लामाबाद ने जवाब दिया कि मेडिकल रिपोर्ट में सांस की तकलीफ का बताया गया है। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदोन अदालती मुआवनत के लिए पेश हुए और कहा कि शहबाज गिल ने इब्तिदाई तौर पर मेडिकल चेकअप कराने से इनकार कर दिया था। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने नमाज दिए कि आहो बका मची हुई है कि तशद्दुद हो गया, क्या ये मीडिया हाइप है या वाकई ऐसा हुआ है, हमने ये देखना है। समाअत के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, 10 अगस्त को रिमांड हुआ, 11 अगस्त को पिम्स बोर्ड ने मेडिकल किया। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे सवाल पूछा कि क्या 12 अगस्त को शहबाज गिल ने मजिस्ट्रेट के सामने दोबारा पेश होने पर तशद्दुद का बताया। इस पर वकील राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि नहीं, शहबाज गिल ने मजिस्ट्रेट को तशद्दुद का नहीं बताया। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि अभी पटिशनर कहाँ है, तो इस पर शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी एडवोकेट ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल अभी पिम्स अस्पताल में बेहोशी की हालत में है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जेल इंतजामिया की तरफ से कोई बयान ना दें, मुझे सुबह पिम्स अस्पताल में भी मिलने नहीं दिया गया। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आज ये रिमांड का केस इसलिए सुन रहे हैं कि वो सियासी शख्सियत हैं। आम अफराद के तो रोज़ाना रिमांड होते हैं, अल्लाह दित्ता का केस हाई कोर्ट नहीं आता। आज 4:15 बजे शाम को भी ये कोर्ट रूम भरा हुआ है। समाअत के दौरान शहबाज गिल के वकील शुएब शाहीन ने अदालत को बताया कि तमाम मीडिया चैनल्स ने तशद्दुद का वाक़या रिपोर्ट किया। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मुआज़रत के साथ मीडिया में मेरी अपनी कोर्ट की गलत रिपोर्ट शाया हो जाती है, खबर कुछ और होती है और ऊपर सुर्खी कुछ और लगी होती है। आईजी इस्लामाबाद आप बताएं कि आप क्या इक़दामात करेंगे। इस पर शहबाज गिल के वकील ने कहा कि हमें इन पर एतमाद नहीं है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने शहबाज गिल के वकील को कहा कि ऐसे ना करें, कोर्ट रूम को सर्कस ना बनाएं। समाअत के दौरान अदालत ने अडियाला जेल के मेडिकल अफसर से शहबाज गिल के इब्तिदाई तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट भी तलब की। इस पर अडियाला जेल के मेडिकल अफसर ने जवाब दिया कि रिपोर्ट साथ नहीं लाया। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनकी सरजनिश करते हुए कहा कि फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको मैंने अपने इलाज के लिए नहीं बुलाया है। फिर अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का पूछा कि वो कहाँ हैं। इस पर एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ने जवाब दिया कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल तब्दील हो गए हैं, मेरे पास चार्ज है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप लोगों को शो कॉज नोटिस जारी कर रहा हूँ। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि शाम 4 बजे रोपकार मिली तो रात 9 बजे हवालगी क्यों की। मेडिकल अफसर ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल ने 4:15 बजे दिल की तकलीफ की शिकायत की। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जैसे ही एडिशनल सेशन जज के रिमांड का ऑर्डर मिला तो तकलीफ हो गई। आज की समाअत में अदालत ने शहबाज गिल के मामले पर आईजी इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। समाअत के दौरान शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने अदालत से दरख्वास्त की कि 4 वकला को शहबाज गिल से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अस्पताल में दूसरे मरीज भी हैं, ऐसा ना हो कि 40-50 लोग चले जाएं। क्या अस्पताल के कोई विजिटिंग आवर्स हैं? पुलिस की कस्टडी है, मगर अस्पताल में होने के बाइस पुलिस तफ्तीश नहीं कर रही है। रिमांड से मुतालिक जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे, हम मुलाकात की इजाज़त दे देंगे। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदोन ने कहा कि हमें खदशा है कि ये खुद ही शहबाज गिल को कुछ ना कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद शहबाज गिल के वकला को उनसे मिलने की इजाज़त दे दी। इस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हुक्म दिया जाए कि वकला मोबाइल फ़ोन ना लेकर जाएं। समाअत के आखिर में शहबाज गिल के वकील एडवोकेट शुएब शाहीन ने अदालत से इस्तदा की कि अगर कल तक समाअत लेकर जानी है तो रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दें। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कल तक नहीं, पीर तक समाअत लेकर जा रहे हैं, अभी तकनीकी तौर पर वो रिमांड में है ही नहीं, इसलिए मुअत्तली की ज़रूरत ही नहीं। इस पर शुएब शाहीन ने कहा कि फिर पीर तक आप मौजूदा स्टेटस को बरकरार रख दें। इस पर अदालत ने जवाब दिया कि हम इस पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर देंगे, वो देख लेना। अदालत ने शहबाज गिल के रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी और आज की समाअत के बाद जारी होने वाले हुक्मनामे में अदालत ने शहबाज गिल की हवालगी में अडियाला जेल की जानिब से ताखीर की वजाहत को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है
कि जेल हुक्काम ने कहा कि शहबाज गिल की सेहत की खराबी ताखीर का बाइस बनी, जबकि मेडिकल ऑफिसर ने पूछने पर बताया कि शहबाज गिल को बचपन से दमा है। अडियाला जेल के हुक्काम ने जो वजाहत दी वो इत्मीनान बख्श नहीं है। जेल हुक्काम पीर तक तहरीरी वजाहत पेश करें। शहबाज गिल की रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पीर को मेरिट पर सुनी जाएगी। इसके साथ ही अदालत ने हुक्म दिया कि IG इस्लामाबाद शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले की इंक्वायरी करें। इसके अलावा आज शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक 4 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल का मुआयना किया। शहबाज गिल को बचपन से अस्थमा है और ज़रूरत पड़ने पर वो दवाई इस्तेमाल करते हैं। शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत है और वो बाएं कंधे, गर्दन, जिस्म के पिछले हिस्से और सीने में बाएं तरफ दर्द महसूस कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल बोर्ड मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस नतीजे पर पहुंचा है कि मरीज को मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट और पुल्मोनोलॉजिस्ट का मुआयना दरकार है। शहबाज गिल की मजीद तिब्बी मुआयने की ज़रूरत पड़ सकती है। शहबाज गिल इस वक्त किम्स अस्पताल में हैं और उनके टेस्ट हो रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट सामने आने के बाद डॉक्टर्स फैसला करेंगे। मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गया है और इस हवाले से पीर को आम समात होगी। अदालती अहकाम के बाद तहरीक इंसाफ के वकला ने भी शहबाज गिल से मुलाकात की है। इस वक्त सूरत हाल किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई इस वक्त किम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर शहबाज गिल दाखिल हैं। अयाज, बहुत शुक्रिया। इस वक्त क्या सूरत हाल है, शहबाज गिल की तबीयत कैसी है और क्या इस वक्त आपके पास रिपोर्ट्स हैं? जैसे आपने खुद बताया कि मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अब शहबाज गिल के खून के नमूने, पेशाब के नमूने और दीगर जो है वो टेस्ट सैंपल्स ले लिए गए हैं। मेडिकल बोर्ड जो है वो 8 बजे दोबारा बैठा है। कुछ टेस्ट, जो आखिरी टेस्ट था वो 7:30 बजे लिया गया था, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। जो ही तमाम जितने भी सैंपल्स लिए गए थे उनके जो टेस्ट हैं, जब उनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो ये मेडिकल बोर्ड इस चीज़ का तयन आज रात को कर देगा कि शहबाज गिल जो है वो मुकम्मल तौर पर अगर फिट हैं तो उनको कल फिर इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में दे दिया जाएगा। अगर वो इस इलाज की उनको ज़रूरत महसूस होती है, जैसे अदालत का भी हुक्म है, और अगर ये बुनियादी ज़रूरत भी है किसी मरीज़ की, अगर वो सही फील नहीं कर रहा तो उनकी सेहत के मद्देनज़र रखते हुए उनको यहीं रखा जा सकता है। और ज़रा ये भी बताते हैं कि अगर इनका इलाज तवील हुआ तो यहाँ पर इनको रखा गया है। इस कमरे को सब जेल भी करार दिया जा सकता है जब तक कि इनकी तबीयत बेहतर नहीं होती। जब उनको यहाँ लाया गया था, जैसे आपने खुद बताया, तो सांस की तकलीफ का और जिस्म में दर्द के हवाले से उन्होंने बताया था, लेकिन क्योंकि अब ये मामला इतना हाई प्रोफाइल बन चुका है और मीडिया के हवाले से तशद्दुद और दीगर जो बातें सामने आई, इस पर मेडिकल बोर्ड ने ये ज़रूरी समझा कि इनके तमाम वो ज़रूरी टेस्ट जो किसी भी मेडिकल हिस्ट्री के लिए, तमाम किसी भी शख्स के लिए जाते हैं, वो तमाम टेस्ट इनके ले लिए गए हैं। वो तमाम रिपोर्ट जो है वो मेडिकल बोर्ड जो है वो अदालत के सामने रखेगा और जो तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, इस हवाले से भी मेडिकल बोर्ड जो है वो अपनी फाइंडिंग देगा, जो ज़राए ने हमें बताया है, ताकि अदालत को ये समझने में आसानी हो कि शहबाज गिल की पहले सेहत क्या थी और अब जब से वो जेल गए हैं उसके बाद उनकी सेहत की क्या कंडीशन है। लिहाजा ताहाल वो यहाँ। बहुत शुक्रिया अकबर यूसुफजई, हमें तफसीलात बता रहे थे। आज एक और अहम मामला हुआ है, फॉरेन फंडिंग केस का मामला हो या फिर जो रेफरेंस है तोशा खाना का इमरान खान के खिलाफ, उन दोनों की आज समाअत हुई है। क्या मामला है आप सामने रखेंगे। दो ऐसे मामलात हैं जिनकी बुनियाद पर इमरान खान की सियासत दांव पर लगी हुई है, उन पर नाअहली की तलवार लटक रही है। उनमें से एक तोशा खाना स्कैंडल है और दूसरा ममनुआ फंडिंग केस है। इन दोनों केसेस की आज से समाअत शुरू हुई है। दोनों में तहरीक इंसाफ ने टेक्निकल ग्राउंड्स का सहारा ले लिया है। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान ने FIA के दायरे इख्तियार पर सवाल उठा दिया है। FIA के नोटिस को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, जवाब देने से इनकार कर दिया है। जबकि तोशा खाना रेफरेंस में यह टेक्निकल ग्राउंड इख्तियार किया गया है कि इमरान खान कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे चुके हैं, वो रुकने असम्बली नहीं है, इसलिए रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान को नोटिस नहीं किया जा सकता। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले और FIA के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत की। कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक ने नमाज दिए कि रिपोर्ट कलअदम भी करार दे दें तो हक़ाइक़ छुप नहीं सकते। FIA कानून के मुताबिक इस रिपोर्ट के बगैर भी कार्रवाई कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब नहीं है कि सज़ा मिल रही है। अदालत ने मजीद समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी करते हुए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। अब अगली समाअत में भी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल जारी रखे जाएंगे। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने नमाज दिए कि ये 70 की दहाई नहीं है कि पागलपन में कोई किसी जमात को तहलील कर देगा। दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली से मुताल्लिक तोशा खाना रेफरेंस की भी समाअत हुई। इमरान खान के वकील अली जफर खुद तो आज पेश नहीं हुए, मगर उनके माविन वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान रुकने कौमी असम्बली ही नहीं है, उन्हें नोटिस नहीं मिल सकता। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने इमरान खान रुकने कौमी असम्बली हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहा है। दिखा दें कि डिप्टी स्पीकर ने कौन सा इस्तीफा भेजा है। हमें 9 इस्तीफे मिले जो हमने डी नोटिफाई कर दिए। इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना रेफरेंस की मज़ीद समाअत अब 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। मगर मसला ये है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये तहरीक इंसाफ की वही हिकमत अमली है जो इन दोनों स्कैंडल्स में पहले से इख्तियार की हुई है। इस हिकमत अमली के तहत ममनुआ फंडिंग केस को 8 साल तक लटकाया गया। फिर तोशा खाना स्कैंडल में कई महीनों तक अदालती अहकामात की भी खिलाफवर्जी की गई और तफसीलात आवाम के सामने नहीं रखी गई।
बज़ाहिर सादा से मामले को जानबूझकर पेचीदा बनाया गया, मुल्क की सलामती का मसला बनाया गया, दोस्त ममालिक की नाराज़ी से जोड़ दिया गया। हालांकि अदालत कह रही थी कि इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएँ, मगर क्योंकि इमरान खान ने ये कीमती तहफ़ बेच दिए थे और उनसे कमाई गई करोड़ों की आमदनी डिक्लेयर भी नहीं की थी और कीमत की अदायगी का तनाज़ा अलग खड़ा हो गया था, इसलिए PTI हुकूमत तहफ़ की तफसीलात पब्लिक करने से मुसलसल इनकार कर रही थी। और अब हुकूमती इत्तेहाद ने इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना के तहफ़ और उन्हें बेच कर हासिल की गई आमदनी डिक्लेयर ना करने पर इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया है। तो बजाय जवाब देने के तहरीक इंसाफ कह रही है कि इमरान खान रुकने कौमी असम्बली नहीं रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन इस बारे में नहीं पूछ सकता है। तहरीक इंसाफ की मुसलसल कोशिश रही है कि किसी भी तरह से इन दोनों स्कैंडल्स को टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट करा दिया जाए। इस वक्त ममनुआ फंडिंग केस इमरान खान के लिए दर्दसर बना हुआ है। FIA तहकीकात कर रही है, मगर इमरान खान ने FIA के नोटिस को दायरा इख्तियार से बाहर करार दे दिया है, इसका जवाब देने से इनकार कर दिया है। अब दिलचस्प बात यह है कि जब यह केस 8 साल तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत था, तो तब भी इमरान खान मुसलसल इस हिकमत अमली पर अमल करते रहे। इलेक्शन कमीशन के और स्क्रूटनी कमेटी के दायरा इख्तियार को बार बार चैलेंज करते रहे। यहाँ आपको हक़ाइक़ के ज़रिए ये दिखाते हैं कि क्यों इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस की समाअत मुकम्मल करने और फिर फैसला सुनाने में 8 साल लगे, और कैसे तहरीक इंसाफ इस ताख़ीर की वजह बनी रही। 2014 से 2022 तक ये केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत रहा है। इस अरसे के दौरान 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए। पहले सरदार रज़ा खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और फिर सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, मगर तहरीक इंसाफ ने दोनों पर ही जानिबदारी के इल्ज़ामात लगाए। हालांकि सरदार रज़ा खान की सरबराही में होने वाले 2018 के इंतखाबात को इमरान खान तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात करार देते हैं, मगर ममनुआ फंडिंग केस में उन पर अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि उनको तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर लगाया था, मगर फिर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम खुद दिया और इस केस में उन पर एतमाद का इजहार किया, मगर फिर उनसे भी नाराज़ हो गए। इसके अलावा कभी इलेक्शन कमीशन के सामने तो कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया जाता रहा, और कभी दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की हैसियत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाती रही, और यूँ मुसलसल समाअत में रुकावट डाली जाती रही। ममनुआ फंडिंग केस का शुरू से आखिर तक मुख्तसर बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने नवंबर 2014 को इलेक्शन कमीशन में PTI की फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर की और इसमें बेज़ाब्तियों की शिकायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की यह दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली और बाकायदा समाअत शुरू हो गई। फिर 1 अप्रैल 2015 को इलेक्शन कमीशन ने यह हुक्म जारी किया कि PTI ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अपने फंड्स और उनके ज़राए की तफसीलात जाहिर नहीं की। PTI ने इलेक्शन कमीशन का यह हुक्म इलेक्शन कमीशन के सामने ही चैलेंज कर दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास तो ये अख्तियार ही नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स का ऑडिट करे, मगर इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 2015 को तहरीक इंसाफ की यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फिर नवंबर 2015 को तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की हैसियत को चैलेंज कर दिया और उन्हें पार्टी से निकाले जाने का मौक़िफ़ इख्तियार किया। फिर यह मुकदमा 1 साल से ज़ायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत रहा और इलेक्शन कमीशन में केस ताख़ीर का शिकार होता रहा, मगर फिर फरवरी 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा यह मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया और ये कहा कि अदालत को अकबर एस बाबर को तहरीक इंसाफ से निकाले जाने का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए खुद इलेक्शन कमीशन अकबर एस बाबर की हैसियत को देखे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन में यह केस दोबारा ज़ेर समाअत आया, मगर सिर्फ यही नहीं, ये मामला तकरीबन 4 साल तक इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के सामने ज़ेर समाअत रहा। यह कमेटी मार्च 2018 में तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग का जायजा लेने के लिए कायम की गई थी और इब्तिदाई तौर पर स्क्रूटनी कमेटी को अपना काम मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया गया था, मगर बाद में इसकी मुद्दत में तोसी होती रही क्योंकि इसकी कार्रवाई और काम में PTI की जानिब से मुख्तलिफ दरख्वास्तों के जरिए मुसलसल रुकावट डाली जाती रही। कभी स्क्रूटनी कमेटी के तरीक़ाकार उसके दायरा इख्तियार को इलेक्शन कमीशन के सामने ही चैलेंज कर दिया जाता और जब वहाँ से एतराज़ात मुस्तरद हो जाते तो फ़ौरन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी जाती, जिसकी वजह से स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई आगे न बढ़ पाती और यूँ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भी ताख़ीर का शिकार होती रही और बिलाखिर रवां साल जनवरी में ये रिपोर्ट जारी की गई और तब जाकर ममनुआ फंडिंग केस अहम मरहले में दाखिल हो गया। खुद इमरान खान ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को खुशाइंद करार दिया और ट्वीट में लिखा कि हमारे अकाउंट्स की जितनी ज़्यादा स्क्रूटनी होगी उतनी ही ज़्यादा कौम के सामने हक़ाइक़ पर मबनी वजाहत सामने आएगी कि तहरीक इंसाफ कैसे वो वाहिद सियासी जमात है जिसका डोनर बेस बाज़ाब्ता सियासी फंड रेजिंग पर मबनी है। मगर फिर इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर जारहाना तनकीद भी शुरू कर दी और अपना वकील भी तब्दील कर दिया। साथ ही तहरीक इंसाफ ने एक और दरख्वास्त के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी और इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम भी लगा दिया, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और अपने हुक्म में वाज़ेह किया कि अदालत के सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है कि जिससे यह तासुर मिले कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक तासुब या इम्तियाजी सलूक करता रहा है। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा कि हमारे पास इस मामले पर शक की कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन कमीशन में तमाम जमातों से यकसा बर्ताव होगा। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे जाहिर हो कि तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ सलूक किया गया है। यह मुनासिब नहीं होगा कि अदालत गैर मुसद्दिका खदशात पर इलेक्शन कमीशन को हिदायत दे, क्योंकि हम खुद कायल नहीं हुए हैं
कि तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से तासुब का शिकार रही है। यानी ये वाज़ेह नजर आ रहा था कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करके ममनुआ फंडिंग केस में मजीद इल्तवा चाहती थी, साथ ही इलेक्शन कमीशन को जानिबदार साबित कराना चाहती थी, मगर अदालत मुतमईन नहीं हुई क्योंकि अदालत में कोई ठोस शवाहिद पेशी नहीं किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला 16 जून को आया था और इसी दौरान इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के वकील अनवर मंसूर खान और पार्टी के फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर अपने तफसीली दलाइल मुकम्मल कर लिए और फिर 21 जून को इलेक्शन कमीशन में ये इंतहाई पेचीदा तरीन केस मुकम्मल हो गया और उसका फैसला महफूज कर लिया गया और फिर 2 अगस्त को यह फैसला जारी कर दिया गया। इस फैसले में तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग लेने के इल्ज़ाम को दुरुस्त करार दिया गया और मजीद अहम तफसीलात और हक़ाइक़ सामने आए। इसके अलावा बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में गुज़िश्ता दिनों ये खबर आई कि इमरान खान ने जो $2.1 मिलियन सारिफ नकवी की बुटौन क्रिकेट से लिए है उसमें अबराज ग्रुप के पैसे शामिल थे और $12 लाख मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर शेख नयान के थे। तहरीक इंसाफ ने इस खबर में बयान किए गए हक़ाइक़ मुस्तरद नहीं किए और हुकूमती इत्तेहाद मुतालबा कर रहा है कि अगर फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी झूठी है तो इमरान खान बरतानिया में उसके खिलाफ मुकदमा क्यों दायर नहीं करते। इमरान खान खुद माजी में अपने मुखालफिन से ये कहते आए हैं कि वो बरतानिया में जाके मुकदमा दायर करें क्योंकि वहाँ पर तो झूठी खबरों पर केस फ़ौरन साबित हो जाते हैं और केस जीत लिए जाते हैं, मगर वो अभी तक ऐसा नहीं कर रहे हैं। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई की तरफ से मुसलसल ताख़ीर करने के हवाले से जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नौशीन यूसुफ की खबर में लिखा है कि तहरीक इंसाफ ने 30 मरतबा इल्तवा मांगा, 6 बार केस के नाकाबिले समात होने या इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार से बाहर होने की दरख्वास्तें दायर की, 9 वकील तब्दील किए। इलेक्शन कमीशन ने 21 बार पीटीआई को दस्तावेजात और माली रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की। इसके अलावा स्क्रूटनी कमेटी के 95 इजलास हुए जिसमें से 24 बार पीटीआई ने इल्तवा मांगा। दरख्वास्त गुजार अकबर इस बाबर की कमेटी में मौजूदगी के खिलाफ 4 दरख्वास्तें दायर की। स्क्रूटनी कमेटी ने 20 बार ऑर्डर्स जारी किए कि पीटीआई मुतल्लिका दस्तावेजात फराहम करे। सिर्फ यही नहीं, अक्टूबर 2019 में खुद इलेक्शन कमीशन भी पीटीआई के ताखिरी हरबों को तारीख की बदतरीन कानून की खिलाफ वर्जी करार दे चुका है। ये तो था ममनुआ फंडिंग केस का मुख्तसर बैकग्राउंड, जिससे यह वाज़ेह हो जाता है कि तहरीक इंसाफ ही की वजह से ये केस 8 साल ताखिर का शिकार हुआ और अब भी तहरीक इंसाफ टेक्निकल बुनियादों पर इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।